हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम ज्योग्राफी की क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर 2 देखेंगे, अवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर 3 देखेंगे, अवर चेंजिंग अर्थ। तो जो थर्ड चैप्टर है उसमें अर्थ के अंदर के फीचर्स बताए गए हैं, लाइक प्लेट्स, भूकंप क्यों आता है, वॉल्केनो कैसे फटता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, सबसे पहला जो जिक्र है बुक में वो है स्थल मंडलीय प्लेट, लिथोस्फीयर प्लेट, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, स्थल मंडलीय प्लेट। ठीक है, बहुत सारी प्लेट्स हैं हमारे लिथोस्फीयर में, बहुत सारी प्लेट्स हैं हमारे लिथोस्फीयर में, जिन्हें हम कहते हैं लिथोस्फीयर प्लेट्स। अब ये जो प्लेट्स होती हैं ना, ये धीरे धीरे चल रही हैं। ये हर साल कुछ मिलीमीटर ही चलती हैं, हर साल कुछ मिलीमीटर ही चलती है। और ऐसा क्यों चलती है? बिकॉज ऑफ द मैग्मा इनसाइड अवर अर्थ। मैग्मा होने की वजह से ये मूवमेंट करती है, और ये जो मैग्मा है ये घूमता रहता है, सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। फिर हमें बताया गया प्लेट की इस गति से, ये जो मूवमेंट है प्लेट का, इसकी वजह से सरफेस पे भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि फोर्स लगता है ना। तो दो फोर्स की बात की गई है हमारी बुक में, एंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मतलब है कि देखो ये रहा, अर्थ मूवमेंट एंडोजेनिक, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में जो आपका एग्जाम्पल है वो है इरोजनल एंड डिपोजिशन। अब इरोजनल क्या है, डिपोजिशन क्या है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में हमने कवर करा है। इरोजनल और डिपोजिशन कैसे होता है? नदियों के द्वारा, पहाड़ों के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, हवा के द्वारा। और जो एंडोजेनिक होता है वो अचानक से होता है। एंडोजेनिक फोर्स सडन होता है और डायस्ट्रोफिक होता है, धीरे धीरे और सडन। जो सडन फोर्स लगता है उसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड होते हैं। और जो धीरे धीरे होता है, जैसे कि माउंटेन्स बनते हैं धीरे वाले फोर्स से, और सडन फोर्स से होता है अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनो आ जाता है और लैंडस्लाइड। ठीक है, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक अगर मैं फिर भी आपको समझाना चाहूँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है ये हो क्या रहा है, तो देखो बात सारी ये है, हमारी अर्थ जो है दो फोर्स लगते हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब मान लो ये पेड़ है, यहाँ कोई पार्क है, समथिंग कुछ भी, तो क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्स में इरोजन होता है। यहाँ की जो घास है या यहाँ की जो मिट्टी है वो इरोड होती चली गई, हवा के साथ, पानी के साथ, बारिश के साथ, है ना। ऐसे ये यहाँ की जो मिट्टी है इरोड हो गई, इरोड होकर कहीं और चली गई होगी, डिपोजिशन इरोड होके कहीं और चली गई होगी, डिपोजिशन हो गया होगा। तो इरोजनल एंड डिपोजिशन यही होता है, सरफेस जो है वो टूटता चला जाता है तो इरोड हो जाता है, और फिर कहीं आगे निकल जाता है तो डिपोजिशन होता है। कोई रॉक है, धीरे धीरे ये सनलाइट की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से धीरे धीरे ये टूटता चला जाएगा। इसके टुकड़े जो हैं इरोड होने के बाद डिपॉजिट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे, तो इसे इरोजनल एंड डिपोजिशन कहा जाता है। ये कैसे होता है? पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, सी वेव्स, ग्लेशियर एग्जाम्पल दे रखे हैं। फिर एंडोजेनिक की बात है, जो कि इंटरनल फोर्स होता है, पृथ्वी के अंदर एंडोजेनिक फोर्स लग रहा है, जैसे उनमें कुछ फोर्स तो सडन होंगे और कुछ धीरे धीरे हो रहा है। अब मैं कह रही हूँ कि प्लेट्स मूव कर रही हैं, ये प्लेट्स मूव कर रही है अर्थ के अंदर धीरे धीरे। कितनी धीरे कि कुछ मिलीमीटर ही ये मूव कर पाती है एक साल में, मिलीमीटर, जस्ट इमेजिन। ठीक है, अब क्यों मूव कर रही है? लावा है भाई, पिघला हुआ लावा है इसके नीचे, लावा की वजह से मूव करती रहती है। अब ये जो है इसकी वजह से धीरे धीरे, क्योंकि ये धीरे धीरे मूव कर रही है, तो इनकी वजह से जो होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स भी होता है। धीरे धीरे की वजह से ही बहुत अरबों, बहुत लाखों करोड़ों साल में ये फोर्स की वजह से ही पहाड़ बन गए। जब ये प्लेट्स मूव कर रही थी उसकी वजह से ये पहाड़ खड़े हो गए बहुत सालों में, इन फोर्स की वजह से, एंडोजेनिक फोर्स की वजह से। ये डायस्ट्रोफिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि कुछ सडन फोर्सेस भी है, लाइक इनके मूव करने की वजह से हमें पता थोड़ी है वोल्केनो कब निकल जाएगा, अचानक से निकल जाता है। ये जो लावा है ये निकलना स्टार्ट हो जाता है। लैंडस्लाइड हो गई सरफेस पे, क्यों हो गई? क्योंकि भाई अचानक से भूकंप आया होगा,
अचानक से जो भूकंप आता है उसका भी हमें पता नहीं लग पाता है। इनकी वजह से हमेशा ही क्या होता है, इनकी वजह से सडन फोर्स लगता है, एंडोजेनिक फोर्स लगता है अर्थ पे और तबाही हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारी बुक में भूकंप और ज्वालामुखी बता रखा है। इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे अगर हम देखें तो ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में बताया गया। देखो वोल्केनो कैसा होता है। वोल्केनो, ये वोल्केनो है, ये इसे जहाँ से ये निकल रहा है उसे वेंट बोलते हैं, ओपनिंग बोलते हैं अर्थ की क्रस्ट पे, और जो पिघले हुए चीज़ें होती हैं अंदर से वो निकल के आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्या क्या निकला, गैसेस निकलेंगी इसमें से, एशेस, गैसेस, और वेंट में से अगर सरफेस पे आ गया तो लावा, अंदर है तो मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, ये हमने कल देखा था लास्ट चैप्टर में कि क्रस्ट और मेंटल है। मेंटल में ये लावा होता है, क्रस्ट तो हार्ड होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हमारी कहाँ गया, अब क्या होता है ना, हमारी जो ये क्रस्ट है वहाँ नीचे कहीं ना कहीं प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ना भूकंप आ रहा है। ये जो भूकंप आता है जहाँ से ओरिजिन हुआ नीचे, वो नीचे जहाँ हुआ उसे फोकस कहेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर जहाँ पर ये पहुँचा उसे इसका एपिसेंटर कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। और ये जो वेव्स होंगी ये ट्रैवल करती चली जाएंगी, फिर जहाँ एपिसेंटर है वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा और जहाँ पे फोकस है वहाँ पे कम नुकसान होगा। जहाँ एपिसेंटर है वहाँ ज़्यादा नुकसान होगा और एपिसेंटर से दूर वाली जगहों पे कम नुकसान होगा। अब इसे फोटो से समझ लो। जहाँ ओरिजिन हुआ, जहाँ से भूकंप आया, दैट इज़ फोकस, ये अर्थ के नीचे है, लेकिन ऊपर सरफेस पे टकराएगा तो जहाँ ओरिजिन हुआ उसका 90 डिग्री पे जो ये एंगल है, सीधा सीधा जो आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे 90 डिग्री पे, ये एपिसेंटर बन गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही होगी, लेकिन धीरे 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 ये भूकंप ट्रैवल तो करता ही है, फिर ये कोने कोने में जब तक पहुँचेगा इसकी जो नुकसान है, जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है नुकसान पहुँचाने की, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब फोकस से आता है, एपिसेंटर सरफेस पे होता है, इस एपिसेंटर के पास ज़्यादा नुकसान होगा, दूर जाओगे तो वहाँ पे कम नुकसान मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी तो एपिसेंटर पर ही होगी, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो रहा है। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे कि अर्थक्वेक के बारे में हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हम इसके बारे में बस ये है कि पहले से तैयारी करके रख सकते हैं। कुछ लोग अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि लोकल लोग जो है वो जानवरों के बिहेवियर से कर लेते हैं। फ़िश जो है अगर पॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा परेशान होती दिखेगी तो कर लेंगे। स्नेक्स सरफेस पे आ जाते हैं क्योंकि जानवरों को पहले पता लग जाता है, इसलिए आप देखोगे कि जो स्नेक्स है, सांप है, वो भी सरफेस पर आ जाते हैं। ठीक है, अब एक केस स्टडी दे रखी है। अर्थक्वेक आया था भुज में 6.9 रिक्टर स्केल पर 2001 में। तो बताया गया है कि किस तरीके से लोगों की जान गई। एक बार ये भी देख लो बॉक्स भी साथ के साथ ही, लिथोस्फीयर प्लेट्स क्या होती है। अर्थ की क्रस्ट है, उस पर कई सारे छोटे बड़े जो है प्लेट्स हैं, अलग अलग शेप एंड साइज़ के। ये जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर ही कॉन्टिनेंट और हमारा ओशियन फ्लोर है, तो ये लिथोस्फीयर प्लेट है। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट्स है। फिर हमें बताया गया है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक का मतलब। एंडोजेनिक मतलब इनसाइड, एक्सो आउटसाइड, प्लस जेनिक मतलब होता है ओरिजिन किसी चीज़ का। एंडो और एक्सो, इनसाइड, आउटसाइड, ओरिजिन। इसके बाद हमें बताया गया अगर अर्थक्वेक आए तो उसकी प्रिपेयर्डनेस कैसे करोगे। देखो, अगर अर्थक्वेक आ जाए तो सेफ स्पॉट ढूंढो, जो कि जैसे हमने देखा होगा ना अपने किचन में वो जो होता है सरफेस, उसके नीचे छुप सकते हो, टेबल के नीचे, डेस्क के नीचे, कॉर्नर में छुप सकते हो, दीवारों के। ठीक है, और किससे दूर रहना है तो चिमनी से, विंडो से, उन चीज़ों से जो टूट सकती हैं।
मिरर से और फोटो फ्रेम से, ठीक है। इसके बाद है बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड मतलब लोगों को पहले से अवेयर करके रखो, बता कर रखो। तो अब हम देखेंगे जो अर्थक्वेक है उसे मेज़र करने के लिए एक मशीन यूज़ की जाती है जिसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ का उसको रिक्टर स्केल में देखा जाता है। रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक 2 डिग्री से कम है तो कोई नुकसान नहीं है। 5 डिग्री कुछ है तो 5 डिग्री से कुछ ज़्यादा है तो डैमेज हो सकता है चीज़ों के गिरने से। और अगर 6 डिग्री और उससे ज़्यादा है, 6 पॉइंट और उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला है तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और 7 वाला होगा तो वो तो ख़तरनाक है ही, ठीक है। तो अर्थक्वेक को मेज़र कैसे करते हैं? सीज़मोग्राफ से। और मैग्नीट्यूड कैसे मेज़र करते हैं? रिक्टर स्केल से। कितना है? 2, 5, 6, 7 इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये सीज़मोग्राफ दिखा रखा है हमें। मेजर लैंडफॉर्म्स, जो मेजर लैंडफॉर्म्स है वो किस तरीके से बनते हैं? वेदरिंग और इरोजन के प्रोसेस से बनते हैं। जो वेदरिंग होती है ये क्लास 6 में भी हमने देखा था। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक का टूटना। इरोजन का मतलब होता है वो टूटे हुए हिस्से का टूटने वाले हिस्से का घिसना। वेदरिंग टूटना, इरोजन मतलब वहाँ से हट जाना। वेदरिंग टूटना लाइक ये रॉक है, ये टूट गया तो वेदरिंग, इसमें छेद वेद हो गए, टूट गया। लेकिन इरोड हो गया तो मतलब वहाँ से चला भी गया, वहाँ से अलग हो गया, इरोड, ठीक है। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स एंड इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय वेरियस एजेंट्स। जो इरोडेड मटेरियल होता है वो पानी हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इस वजह से कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब हम देखेंगे रिवर के द्वारा कौन सा लैंडफॉर्म बनाया जाता है। जो रिवर होती है वो इरोड कर देती है सरफेस को और उसकी वजह से एक स्टीप एंगल भी बन जाता है। मतलब मान लो कोई प्लेटू है, नदी आ रही है, नदी ने क्या इरोड कर दिया? अब इधर की देखो, ऊपर की हार्ड रॉक है, नीचे की सॉफ्ट रॉक है, तो ये जो आ रही है रिवर, ये वाली चीज़ ये इरोड करती चली जाएगी। तो आप देखोगे वाटरफॉल ऐसा ही होता है, ऐसे कुछ होगा और वाटरफॉल हो रहा होगा। ये जो है ये एरिया ये इरोड कर दिया है क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक थी बाय दिस रनिंग वाटर। इस तरीके से वाटरफॉल बनते हैं। देखो हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक जिसे काट दिया जाता है बाय द पावर ऑफ वाटर। अब जब नदी एक प्लेन सरफेस पर एंट्री लेगी तो क्या होगा? तो मिएंडर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मिएंडर्स का मतलब ये जो घुमाव है ये मिएंडर कहलाता है नदियों का। जब ये मिएंडर बनते हैं तो इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये जो मिएंडर लूप है ये एक दूसरे से क्लोज भी आ जाते हैं और इस वजह से एक नदी कट जाती है, एक कोर्स ऑफ एरिया कट जाता है जिसे हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। देखो ये मिएंडर फॉर्म हो रहा है और जो मिएंडर है देखते 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 ये ऐसे बह रहा होगा कुछ, लेकिन ये क्या करते हैं ना, ये किनारों पर मिट्टी जमा करते हुए चलती है। जब नदी आएगी बहाव तेज होगा, यहाँ मिट्टी सेडिमेंट अपने जमा कर देगी, फिर आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ सेडिमेंट जमा कर देगी, फिर आगे बढ़ेगी, यहाँ सेडिमेंट जमा कर देगी, फिर यहाँ सेडिमेंट जमा कर देगी। ऐसा करते करते एक टाइम आता है सेडिमेंट जमा होने की वजह से रिवर जो होती है वो सीधा डायरेक्ट टच में आ जाती है अपने आगे के हिस्से के, क्योंकि यहाँ सेडिमेंट जमा हो गया, एक लैंड सा बन जाता है तो ये वाली नदी कट जाती है और इसे ही बोलते हैं ऑक्सबो लेक। समझ नहीं आया है तो एक बार और देख लो। कोई भी नदी है ऐसे आ रही है और सेडिमेंट जमा करती चलती है अपने कोनों कोनों पर। कई दफ़े ऐसा होता है सेडिमेंट जो होते हैं उनके जमा होने से वहाँ मतलब निकलने का रास्ता नहीं होता, एक तरह से सरफेस बन गया तो ये नदी डायरेक्ट टच में आ जाती है अपने अगले पार्ट के, उसे ही ऑक्सबो लेक कहा जाता है। वो कट जाती है, ये कभी इसका हिस्सा थी लेकिन क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जमा हो गई और ये कट गया उससे, तो उसे ऑक्सबो लेक कहते हैं, हिंदी में चाप झील।
ठीक है। और फिर हमें बताया गया फ्लड प्लेन के बारे में। जो रिवर है अगर वो अपने कोस्टल लाइन के पार चली जाए, ओवरफ्लो कर दे अपने बैंक से, जैसे ये रिवर का एरिया है, यहाँ पर ये मतलब एक सेकेंड, ये रिवर है, अगर ये ओवरफ्लो कर दे मतलब अपने सरफेस पे इसे घूमना था यहाँ पर ही इसी एरिया में, लेकिन ये बाहर निकल जाए, अगर बाहर निकल जाएगी तो क्या होगा, इसे ही फ्लड प्लेन कहते हैं। बाहर निकलेगी तो सॉइल वगैरह लेकर, सेडिमेंट्स वगैरह लेकर ये सरफेस पे बिखेर देगी, इससे एक फ्लड प्लेन बनता है। फ्लड प्लेन जो होता है ना वो सॉफ्ट उपजाऊ भूमि होती है, ये एक फर्टाइल लैंड को बनाती है। The river becomes so slow it begins to deposit slowly. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediment ये होता ही रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स कटने चालू हो जाते हैं, क्रैक डेवलप होने चालू हो जाते हैं रॉक्स पे जो पानी के अंदर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्रैक्स वगैरह सब बड़े हो जाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो एक केव बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं सी केव, जैसे गुफा बन गई इन क्रैक की वजह से। और जब ये और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, सिर्फ छत बच जाती है इन केव्स की, तो ये सी आर्चेस कहलाते हैं। सिर्फ छत बच जाती है, देखो आर पार हो गया ना, और सिर्फ छत बच गई, तो ये सी आर्क कहलाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, इरोड होकर आगे जाके ये स्टैक बन जाते हैं। कैसे, इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब सिर्फ वॉल्स बच गई है, अब कोई छत नहीं, कुछ नहीं, तो इसे स्टैक कहा जाएगा। ठीक है। और ये जो रॉकी कोस्ट होता है वो ऊपर जो रॉकी कोस्ट होता है जो कि वर्टिकली होता है अबव सी वाटर। फिर सी क्लिफ होता है। सी क्लिफ का मतलब होता है किनारा। यहाँ ओशियन है, आपका समुद्र है, ये जो किनारा है ना, किनारा, ये इस किनारे को रॉकी कोस्ट, इसे ही सी क्लिफ कहते हैं। अब इसके बाद हमें अगला पॉइंट दिया है बीचेस। अब ये जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, सी है, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर चलेगा और इसे किनारों पर छोड़ देगा, तो इससे बीचेस बन जाते हैं इन मिट्टी से। फिर आता है आइस का वर्क। ग्लेशियर्स जो होते हैं उनको रिवर्स ऑफ आइस भी कहते हैं। अगर हम वर्क ऑफ आइस की बात करें तो फिर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो सरफेस को काटना चालू कर देते हैं, इरोड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। सॉलिड रॉक जो होता है उसके नीचे वाला जो पार्ट है, जो सॉफ्ट रॉक होगा, उसे काटना चालू कर देंगे। ग्लेशियर की वजह से एक गड्ढा बन जाता है जिसमें जो पहाड़ की नदियां हैं, पहाड़ का पानी है, वो पिघल के वहाँ जमा होना शुरू कर देता है और लेक्स बना देता है माउंटेन पर ही। जो मटेरियल है ग्लेशियर अपने साथ लेकर चलता है वो है रॉक्स, छोटी बड़ी मिट्टी, सिल्ट, इन सबको डिपॉजिट कर देता है और इससे ग्लेशियर मोरेन्स भी बनते हैं। ग्लेशियर मोरेन्स, वेट आई शो यू। देखो जी, इसको अगर मैं बताऊं तो मान लो ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। इस पहाड़ पर क्या हुआ, जो ग्लेशियर है उसने बर्फ़ के टुकड़े जो होते हैं ग्लेशियर, हिम नदियाँ, उन्होंने से जो सॉफ्ट रॉक है उन्हें काटना चालू कर दिया। काटते काटते इसका सरफेस ना यू शेप में चेंज हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। काटते काटते ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे मोरेन्स बन जाएंगे, मतलब पानी जमा हो जाता है। ठीक है। छोटे छोटे जो रॉक्स है, टेल, वो क्या बोलते हैं, स्लिट है, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिपॉजिट होकर यहाँ पर जो है मोरेन्स बना लेती हैं। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑफ विंड। हवा क्या करती है, तो आपने कभी डेजर्ट में ऐसे सैंड ड्यून्स देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ इसके रेत के, तो ये कैसे होता है, हवा की वजह से, इरोजन डिपोजिशन की वजह से होता है। एक मशरूम रॉक बन जाते हैं इनकी वजह से। मशरूम रॉक का फ़ोटो नहीं है बट आई शो यू बनाकर। मशरूम रॉक, ये रॉक जो है पहले पूरा ही रहा होगा, लेकिन यहाँ सॉफ्ट रॉक है तो वो कट गई हवा की वजह से, और जो हार्ड रॉक है वो ऐसे खड़ा हुआ है, तो
जो बेस है देखो कैसे छोटा हो गया और ये मशरूम की शेप ले लेता है, मशरूम जैसा दिखता है इसे, इसलिए इसे मशरूम रॉक का नाम दिया गया है। ठीक है, विंड जो होती है वो इरोड कर देती है और इस तरीके से ये मशरूम रॉक बन जाता है। इसका नैरो बेस होता है और वाइडर टॉप होता है। हवा जो होती है लेकर चलती है सैंड को एक जगह से दूसरी जगह और इन्हें डिपॉजिट कर देती है, इसे बोलते हैं सैंड ड्यून्स। लेकिन जब ये हवा बहुत छोटे छोटे कण लेकर चलती है, बहुत ज़्यादा दूरी तक चली जाती है, थोड़ी दूरी नहीं बहुत ज़्यादा दूरी, जब बहुत छोटे छोटे कण लेके चलेगी तो उसे लोएस कहा जाता है, लोएस। ठीक है, ये चाइना में आप देख सकते हो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोएस। ठीक है, तो अब बस एक लास्ट पॉइंट और देख लो वाटरफॉल के बारे में। दुनिया में बहुत जगह वाटरफॉल है, थाउजेंड्स ऑफ वाटरफॉल है, लेकिन जो हाईएस्ट है वो एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में। और जो बाकी वाटरफॉल है उनका एग्जांपल है लाइक नायग्रा वाटरफॉल, ये जो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऐसे ही विक्टोरिया फॉल है जो कि ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है, अफ्रीका में। सो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। लेट्स सी इन चैप्टर 4 टू ईच अदर। सो अभी हम जा रहे हैं, प्लीज़ फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कराओ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ कंप्लीट हो पाए। अगर शेयर नहीं होगा, लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे तो बनाने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। ये कंपटीशन के लिए यूजीसी नेट ज्योग्राफी या फिर जो भी कंपटीशन के बच्चे हैं, क्लास 7th के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्ज़ाम्स में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। सो प्लीज़ फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।